everyone. As you all guys know, in our first lecture, we learned that the cell is a basic unit of life. Every living organism is built from these tiny units. Now, in our second lecture, we began exploring the boundaries of the cell wall and the plasma membrane. If we talk about cell wall and plasma membrane, बेसिकली हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग बाउंड्री होती है सेल की। इसको आप इस तरह से सोचें जिस तरह सेल की एक स्किन है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है कि उसके अंदर और बाहर क्या चल रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल जो है हमारे पास एक हार्ड शील्ड के तौर पे काम करती है सेल के इर्द गिर्द। सेल वॉल जो है हमारे पास प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में, फंजाई में और कुछ प्रोटिस्ट में, जबकि एनिमल सेल्स के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती। अब एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल क्यों नहीं होती? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट की ज़रूरत होती है, और जिसकी वजह से उनके पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। दे डू नॉट हैव सेल वॉल। अगर हम बात करें कि फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल क्या क्या हैं, तो ये हमारे पास सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और मेंटेन करते हैं सेल की शेप को। सो इन शॉर्ट हमारे पास क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिविंग स्किन है ऑफ द सेल, जो सेल वॉल है वो एक हार्ड शील्ड है जो कि प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती बिकॉज दे नीड फ्लेक्सिबिलिटी। Now there is a question that is the plant cell wall is permeable, semi-permeable or impermeable? The answer was जो हमारे पास सेल वॉल है वो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वो अलाउ करती है वाटर को कि वो अपने अंदर जो सब्सटेंसेस हैं उनको डिसॉल्व करे और फ्रीली पास करवाए। अगर हम उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल की बात करें, सो द सेल वॉल इज सिक्रीटेड बाय द सेल इटसेल्फ। सेल इटसेल्फ जो है अपनी सेल वॉल को क्या करता है, सिक्रीट करता है। ये हमारे पास पोरस होती है। पोरस मीन इसके अंदर टाइनी होल्स होते हैं, और टाइनी होल्स की वजह से हमारे पास क्या होता है कि फ्री पैसेज ऑफ वाटर और जितने भी सॉल्यूट्स होते हैं वो पास कर सकते हैं। जो प्लांट सेल वॉल है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, डेट आर प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैम्बुला एंड सेकेंडरी सेल वॉल। प्लांट सेल्स की सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जबकि बैक्टीरियल सेल वॉल हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। फंगल सेल वॉल जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनती है, जबकि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सबसे पहली टाइप जो है हमारे पास जो लेयर है सेल वॉल की वो है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो फॉर्म होती है न्यू सेल्स में। जब भी हमारे पास सेल डिवाइड करता है या ग्रो करता है तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये प्राइमरी सेल वॉल बनाता है सबसे पहले। इसको आप इस तरह से लें कि ये हमारे पास फर्स्ट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है फॉर अ बेबी सेल। देन द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ प्राइमरी सेल वॉल इज एवरी सेल मेक्स इट्स ओन वॉल। हर सेल अपनी प्राइमरी वॉल खुद बनाता है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये इनसाइड द मिडल लैम्बुला प्रेजेंट होती है। डेट ये हमारे पास स्टिकी लेयर है जो जोड़ी रखती है, जो इर्द गिर्द के जितने भी सेल्स होते हैं उन सबको आपस में जोड़ कर रखती है। दिस सेल वॉल इज थिन एंड फ्लेक्सिबल बिकॉज द सेल इज स्टिल ग्रोइंग। सेल जो है अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है, तो वॉल जो है हमारे पास हार्ड नहीं हो सकती। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है सेल को कि वो एक्सपैंड करे और अपने साइज में इंक्रीज हो, उसका साइज बड़ा हो जाए। ये हमारे पास सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स हमारे पास टाइनी थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं सेलुलोज के, और ये अरेंज होते हैं क्रिस क्रॉस पैटर्न में। लाइक थ्रेड्स जो हैं क्लॉथ के अंदर वोवन शेप में जो है अरेंज होते हैं, इस तरह से ये क्रिस क्रॉस पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एम्बेड हुई होती है एक मैट्रिक्स में। जो सेलुलोज फाइबर्स हैं वो हमारे पास सेलुलोज फाइबर्स को सराउंड किया होता है एक और मटेरियल ने, जिस तरह से पेक्टिन है जो इस वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। सो प्राइमरी सेल वॉल को अगर हम इन शॉर्ट देखें तो प्राइमरी सेल वॉल क्या है, थिन है, फ्लेक्सिबल वॉल है, मेड अप ऑफ क्रिस क्रॉस सेलुलोज फाइबर्स है, बिल्ड बाय न्यू सेल्स ताकि वो इजीली ग्रो कर सकें और एक्सपैंड कर सकें। Now moving toward next slide, the second layer of cell wall is secondary cell wall.
अब अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ पर फॉर्म होती है, इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल जो है हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, वेरी क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेकेंडरी सेल वॉल के पास कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट सेल्स होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जिस तरह से वुड सेल्स। इसी तरह अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल जो है किस किस से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें मिक्सचर है डिफरेंट चीज़ों का, लाइक सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, लिग्निन, पेक्टिन, क्यूटिन। ये मटेरियल इसे हार्ड बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या है कि ये रिजिड है और थिक है, जिसकी वजह से ये हमारे क्या देती है, सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, लाइक वुड इज हार्ड। समटाइम इसमें टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं जो अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ वाटर और मटेरियल को सेल्स के बीच में, और इन टाइनी होल्स को हम पिट्स कहते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी वॉल में, तो जो प्राइमरी वॉल थी वो थिन और फ्लेक्सिबल थी और वो अलाउ कर रही थी ग्रोथ को, जबकि जो सेकेंडरी वॉल है वो थिक है और रिजिड है और ये गिव करती है, हमें प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। द थर्ड लेयर ऑफ सेल वॉल इज मिडल लैमेला। अगर मिडल लैमेला की बात करें तो ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल के बीच में पाई जाती है, और अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो ये वर्क करती है लाइक अ स्टिकी ग्लू। जितने भी इसके इर्द गिर्द के सेल्स होते हैं उन सबको ये जोड़ के रखती है, उन सबको होल्ड करके रखती है। उसके बाद ये किससे मिलकर बनी होती है, ये मेनली मेजरली जो है हमारे पास पेक्टिन एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, और उसके साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स कंबाइन होते हैं और मिडल लैमेला की फॉर्मेशन कराते हैं। अगर हम इसकी एनालॉजी की बात करें तो आप इसको सीमेंट और ब्रिक की एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। जिस तरह सीमेंट जो है वो ब्रिक्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करता है, इसी तरह मिडल लैमेला में स्टिकी ग्लू होती है, ये स्टिकी ग्लू के तौर पे काम करती है और हमारे पास ये डिफरेंट सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है। अगर हम इन तीनों लेयर्स को देखें तो मिडल लैमेला स्टिकी लेयर है बिटवीन सेल्स, ये मिलकर बनी होती है पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, और ये वर्क करती है लाइक सीमेंट जो सेल को आपस में जोड़ के रखते हैं। अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें तो वो फर्स्ट वॉल है जो न्यू सेल्स में बनती है, थिन और फ्लेक्सिबल होती है और ग्रोथ को अलाउ करती है। वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज फाइबर से मिलकर बनी होती है जो कि क्रिस क्रॉस पैटर्न में होते हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास पेक्टिन मौजूद होते हैं। अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल हमेशा इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल बनती है नियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो थिक होती है और रिजिड होती है जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है लाइक वुड, और वो मेड अप ऑफ सेलुलोज, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और क्यूटिन से मिलकर बनती है, और उसके अंदर टाइनी होल्स लाइक पिट्स प्रेजेंट होती हैं जो मटेरियल के एक्सचेंज कराती हैं। नेक्स्ट स्लाइड विच इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग बाउंड्री है सेल की जो सराउंड करती है प्रोटोप्लाज्म को और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट कहाँ होती है, ये सारे की सारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती है, इंक्लूडिंग प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स like plants and animals. All type of living cells contain plasma membrane. अगर हम function of plasma membrane की बात करें तो ये act करती है like a smart gate keeper, मतलब ये कंट्रोल करती है कौन सी चीज अंदर आ रही है सेल के और कौन सी चीज सेल के बाहर आ रही है, ये सेल मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ proteins, lipids and carbohydrates. Proteins are in 60 to 80% concentration, lipids are in 20 to 40%, while carbohydrates are in small amount. When they mix together, they make membrane more flexible, more strong and more selective. प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्मार्ट लिविंग बाउंड्री है सेल की जो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है और कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट को। Now, if we talk about structure of plasma membrane, so structure of plasma membrane is explained by fluid mosaic model. Plasma membrane is made up of phospholipid bilayer, two layers of fat molecule. इमेजिन करें इट लाइक अ सैंडविच, दो लेयर्स ऑफ ब्रेड की, तो वो जो दो लेयर्स हैं ब्रेड की उन्हें हम लिपिड्स कंसीडर करेंगे विद प्रोटीन स्प्रिंकल्ड इनसाइड।
मतलब दो लेयर्स हैं ब्रेड की जिन्हें हमने लिपिड कंसीडर किया है और उनके अंदर जो कोटिंग है वो उसके अंदर क्या स्प्रिंकल हुआ है, प्रोटीन स्प्रिंकल हुई हुई है। तो ब्रेड इज लाइक लिपिड्स व्हाइल प्रोटीन्स आर स्प्रिंकल्ड इनसाइड। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स स्कैटर्ड हुई होती हैं थ्रू आउट द बायलेयर। कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो सरफेस के ऊपर होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो ऑल द वे पास आउट हो रही होती हैं। ये एक्ट करते हैं लाइक जिस तरह डोर, चैनल और कैरियर प्रोटीन्स होती हैं उसके तौर पे काम कर रही होती हैं प्रोटीन्स, जिनमें से मटेरियल मूव करता है इन एंड आउट। देन प्रोटीन के साथ साथ इस पे हमारे पास कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स के दरमियान में। ये हमारे पास क्या करते हैं, ये मेम्ब्रेन को मोर फ्लेक्सिबल बनाते हैं लेकिन स्टेबल भी बनाते हैं। मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल करते हैं लेकिन उसके साथ साथ उसे स्टेबल भी करते हैं। उसको इतना ज़्यादा स्टिफ भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं करते, एक स्टेबल फॉर्म के अंदर उसको रखते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास इसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली प्रोटीन्स के साथ अटैच होते हैं लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लाइक ग्लाइकोलिपिड्स। ये एक्ट करते हैं लाइक आईडी कार्ड फॉर द सेल। ये हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन में और कम्युनिकेशन में। उसके साथ साथ हमारे पास इसमें साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो अटैच होते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन और ये शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को। सो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो हमारे पास क्या है, इट इज़ लाइक अ सैंडविच, 2 लेयर्स ऑफ ब्रेड लाइक लिपिड और उसके अंदर प्रोटीन स्प्रिंकल हुई होती है। अगर हम इसमें बात करें क्या क्या चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में, वी हैव प्रोटीन्स, वी हैव कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट एंड साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स स्कैटर हुई होती हैं थ्रू आउट द लेयर और ये एक्ट करती हैं लाइक चैनल और कैरियर टू मूव मटेरियल इन एंड आउट, उसको देख रही होती हैं। और अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स के बीच में, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट लाइक एन आईडी कार्ड, ये हेल्प करते हैं रिकॉग्निशन में और कम्युनिकेशन में। जबकि जो साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स हैं वो अटैच होते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन, ये शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को। दिस वाज द डायग्राम आई एक्सप्लेन यू। There was a question that why fluid mosaic। बेसिकली जो फ्लूइड होता है उसमें हमारे पास जो लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं वो मूव करती हैं साइड वेज में, जिस तरह से बोट फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। जबकि जो मोसेक है उसका मतलब क्या है, इट लुक लाइक अ पैच वर्क ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट अरेंज टुगेदर। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल है, लिविंग बाउंड्री है, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इट एक्ट लाइक अ स्मार्ट गेटकीपर, ये कंट्रोल करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेल कम्युनिकेशन। अगर हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात करें, सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज मैनी डिफरेंट प्रोटीन्स। इनके रोल क्या क्या होते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स के, ये ट्रांसपोर्ट चैनल कैरियर के तौर पे काम करती हैं, हेल्प करती हैं सब्सटेंसेस को टू मूव इन और आउट। एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो वो स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को। अगर हम रिसेप्टर्स की बात करें तो रिसेप्टर सिग्नल्स को रिसीव करते हैं लाइक हार्मोन्स। और उसके बाद अगर हम एंटीजेंस की बात करें तो एंटीजेंस एक्ट करती हैं एज एन आईडी कार्ड जो हेल्प करती हैं सेल्स की रिकॉग्निशन में। Then we have a role of glycolipids and glycoproteins. These are basically lipid or proteins with carbohydrate attached. They act like a cell surface markers. और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सेल को क्या करते हैं, सेल को हेल्प करते हैं कि वो रिकॉग्नाइज करें और उसके बाद क्या करते हैं कि जो राइट सेल टुगेदर हैं उनको आपस में क्या कर देते हैं, स्टिक कर देते हैं और टिश्यूज की फॉर्मेशन कर देते हैं। Now we have a glycolipids and glycoproteins। अगर हम ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स की बात करें तो जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं उसमें लिपिड्स, फैट्स अटैच होते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ, और ग्लाइकोप्रोटीन्स को देखें तो उसमें प्रोटीन्स अटैच होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। ये हमारे पास आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो ये एक्ट करते हैं एज अ सेल सरफेस मार्कर्स, ये हेल्प करते हैं सेल को रिकॉग्नाइज करने में। उसके बाद जो राइट सेल होता है उसके साथ जाकर ये स्टिक कर देते हैं और टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले ये एक्ट करते हैं एज अ सेल सरफेस मार्कर लाइक आईडी कार्ड, रिकॉग्नाइज करते हैं डिफरेंट सेल्स को। उसके बाद ये क्या करते हैं, सेल को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो राइट सेल होता है उसके साथ उसे अटैच कर देते हैं और टिश्यूज की फॉर्मेशन कर देते हैं। सेल इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एनवायरनमेंट का आपस में क्या रिलेशन है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंट्रोल करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये मेंटेन करती है प्रॉपर पीएच को और आयन बैलेंस को इनसाइड द सेल, और इस बैलेंस की वजह से ये बैलेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि एंजाइम एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और सेल का सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज हो सके। जबकि उसके साथ साथ डिफरेंट टेक्निक्स हैं टू स्टडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Scientists use advanced imaging methods, and these methods include atomic force microscopy, super resolution fluorescent microscopy, scanning electron microscopy. If we talk about atomic force microscopy, तो ये हमें क्या शो कराती है? वेरी फाइन डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर्स को शो कराती है। उसके बाद जो हमारे पास सुपर रेजोल्यूशन फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी है, ये हेल्प करती है कि हम मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के अंदर देख सकें। जबकि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी सेम है वो शो कराती है सरफेस की शेप को और पोर साइज को। इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मेम्ब्रेन किस तरह से दिखती है और किस तरह से काम करती है। सो इन शॉर्ट वी हैव अ प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी हो सकती हैं, एंजाइम भी हो सकते हैं, रिसेप्टर भी हो सकते हैं और एंटीजन भी हो सकते हैं। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो हमारे पास एज एन आईडी टैग्स काम करते हैं, रिकॉग्निशन रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं जो कंट्रोल करती हैं एनवायरनमेंट इनसाइड द सेल, पीएच को मेंटेन करती हैं, आयन बैलेंस को मेंटेन करती हैं। उसके साथ साथ जो लास्ट है वो हमारे पास माइक्रोस्कोपी है जिसमें डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू स्टडी मेम्ब्रेन्स इन डिटेल। व्हाट इज सेल सिग्नलिंग? Basically, cell needs to communicate with each other and with the environment. ये जो कम्युनिकेशन है ये सिग्नल्स के थ्रू होती है। सिग्नल्स हेल्प करते हैं सेल को कि वो कोऑर्डिनेट करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ। इन सिंपल वर्ड्स हमारे पास जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है एक सेल से दूसरे सेल में, इसे हम सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस कहते हैं। इसमें आगे हमारे पास दो चीज़ें हैं, लाइगेंड्स एंड रिसेप्टर। जो लाइगेंड है वो बेसिकली सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, वो मैसेज है जिसको ट्रांसफ़र होना है। ये कोई प्रोटीन भी हो सकती है, कोई लिपिड भी हो सकता है, कोई अमाइनो एसिड भी हो सकता है और डिफरेंट गैसेस भी हो सकती हैं। जबकि जो रिसेप्टर है वो रिसीवर के तौर पे काम करता है, वो सिग्नल को रिसीव करता है, एज एन एंटीना काम करता है। अब जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल की सरफेस पे भी प्रेजेंट होती हैं और इनसाइड द सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। जब भी लाइगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर के साथ एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा इनसाइड द सेल और उसे हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। सेल सिग्नलिंग के हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं। अगर बात करें तो वी हैव 3 स्टेप्स, दैट आर रिसेप्शन, ट्रांसडक्शन एंड देन रिस्पॉन्स। अगर हम रिसेप्शन की बात करें तो सबसे पहले सेल जो है रिसीव करता है सिग्नल को। अब वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल है, लाइगेंड है जो आउटसाइड द सेल कहीं बाहर से आया है और वो जो है हमारे पास एज अ सिग्नल काम कर रहा है, ठीक है। लाइगेंड देन बाइंड करेगा रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। अब वो रिसेप्टर प्रोटीन जो है सेल की सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकती हैं और इनसाइड द सेल भी प्रेजेंट हो सकती हैं। इट इज जस्ट लाइक अ डोर बेल कि एक सिग्नल प्रेस करता है बेल को और उसके बाद जो रिसेप्टर होता है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है। देन द सेकेंड स्टेप वॉज ट्रांसडक्शन। आफ्टर द लाइगेंड बाइंड रिसेप्टर चेंजेस इट्स शेप। जैसे ही लाइगेंड बाइंड होता है उसके बाद रिसेप्टर अपनी शेप को चेंज कर लेता है। ये चेंज जो है हमारे पास एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है इनसाइड द सेल। आउटसाइड सिग्नल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू इंटरनल सिग्नल और सेल जो है हम इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ये सेम इसी तरह से होता है कि जिस तरह हम ट्रांसलेट करते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में। देन फाइनली रिस्पॉन्स जनरेट होता है, सेल रिएक्ट करता है सिग्नल के साथ। अब पॉसिबल रिस्पॉन्सेज कौन कौन से हो सकते हैं कि एंजाइम स्टार्ट कर दे वर्किंग को, साइटोस्केलेटन रीअरेंज हो जाए, सेल की शेप चेंज हो जाए, या फिर जीन जो है न्यूक्लियस में वो एक्टिवेट हो जाए। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो वी हैव द 3 स्टेप। सबसे पहले रिसेप्शन होगी, सेल डिटेक्ट करेगा सिग्नल को, उसके बाद ट्रांसडक्शन होगी, सिग्नल कन्वर्ट हो जाएगा इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल कन्वर्ट हो जाएगा और फिर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा। सेल रिएक्ट करके फर्दर एक्टिविटीज को जनरेट कर देगा, वेदर इट इज एंजाइम एक्टिविटी, जीन एक्टिवेशन और शेप चेंज। लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमने देखा कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह सेल को प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह से उसको शेप को प्रोटेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करने देते हैं। उसके साथ साथ अगले लेक्चर में हम और ऑर्गेनेलीज को एक्सप्लोर करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।
अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।